person with the suicidal how can a person with suicidal thoughts help himself? He should talk others. मतलब वो बात करे. ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं या कोई एग्जाम हमसे पास नहीं होता है या कुछ भी ऐसी घटना होती है, इवन आजकल तो छोटी छोटी चीजों के अंदर भी, मान लो मुझसे कुछ चीज खो ही गई या मुझे कुछ मिल नहीं रहा, या सिंपल सा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी अगर मैं नहीं कर पा रही, तो ये नहीं है कि ये जीवन का अंत हो गया. जीवन का अंत कहीं भी नहीं होता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को देती हूँ कि आप अपनी पिछली क्लासेस देखिए. लेट सपोज सबने अगर 10th क्लास किया, आप अपने 10th क्लास के रिजल्ट देखिए. उस समय आप लोग टोटल कितने बच्चे थे अपनी क्लास के अंदर? 40-50 स्टूडेंट, लगभग सब लोग एवरेज रहे होंगे. उन 40-50 स्टूडेंट्स को रिमाइंड कीजिए, क्या सारे 40-50 बच्चे टॉपर थे? क्या सबकी फर्स्ट रैंक आती थी? नहीं आती थी ना. क्या सब लोग बहुत अच्छा पढ़ते थे? क्या सब लोग 90% अबव मार्क्स लाते थे? नहीं. लेकिन क्या सब लोग आज जीवन में सेटल हैं? सारे के सारे ही आज जीवन में सेटल है और सारे के सारे ही आज कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं. तो लाइफ का एम ये नहीं है कि नहीं मुझे टॉप ही करना है. और क्या आप अपना थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, जो आपकी क्लास में टॉपर था, क्या वो आज जिंदगी में भी टॉपर है? क्या जरूरी है ये कि जो इंसान उस समय क्लास में टॉपर रहा था वो जिंदगी में भी टॉपर है? और रहा भी होगा भी तो वो एक फील्ड में होगा. ये भी हो सकता है 10th पोजीशन पे जो आने वाला बच्चा है, वो जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है उसका बॉस बन गया हो सकता है. बिकॉज लाइफ इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ना. और ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही एग्जाम में गए हो, 12th में आने पे दोनों ने लेट्स सपोज मेडिकल की तैयारी की हो. फर्स्ट पोजीशन वाले ने भी, 10th पोजीशन वाले ने. फर्स्ट पोजीशन का सिलेक्शन हो गया, 10th पोजीशन का सिलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन 10th पोजीशन वाले ने फार्मेसी ज्वाइन कर ली. इसने मान लीजिए मेडिकल में डॉक्टर बन गया. इसने फार्मेसी ज्वाइन की, ये किसी कंपनी का ऑनर बन गया. देन इसने फार्मेसी वाले ने अपॉइंट किया डॉक्टर को अपने यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए. नाम बताइए मालिक कौन? 10th पोजीशन वाला बन गया ना. तो ओवरऑल तो वो ज्यादा आगे बन गया. तो लाइफ इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. कहीं पे भी जीवन का अंत नहीं है. आप जिस चीज में जाओगे हमेशा ये सोचना चाहिए, हमें हमेशा बताया जाता है अपने मन का हुआ तो अच्छा, अपने मन का नहीं हुआ तो और अच्छा. क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो वो फिर ईश्वर के मन का होता है, और वो जहां तक सोच सकता है वहां तक तो हमारा दिमाग जाता ही नहीं है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टॉक टू अदर्स. कई बार हम लोग को बोलते भी हैं अपने उसके अंदर भी कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल देता है. कई बार वो 10 रास्ते हमें नहीं दिख रहे होते, तो आप दूसरे से बात करके देखिए, मे भी आपको वो शायद रास्ता दिख जाए. हैव ए गुड स्लीप. नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नींद के स्लो डाउन ऑफ द थॉट्स कर देता है. अगर आप नींद नहीं लोगे, पूरे टाइम पे सोचते रहोगे तो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है. एंड देखा गया जब थॉट बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं तो कई बार हम किसी थॉट पे इंपल्सिवली एक्ट भी कर देते हैं. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड टेक ए गुड स्लीप. वॉक पे जाएंगे, नेचुरल हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे, नेचुरली हमारा जो नेचुरल केमिकल्स रिलीज होते हैं उससे हम लोग हमारा एंड डूइंग वॉक वी कैन थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी. तो जब आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर इम्बाइब करते रहोगे तो अपने आप ही सुसाइडल थॉट जा सकते हैं. वी शुड थिंक ऑफ ए अल्टरनेटिव. एंड एडिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग एडिक्शन लेते हैं उनके अंदर सुसाइडल चांस बहुत ज्यादा होते हैं. तो इफ देयर इज एडिक्शन वी शुड टेक द मेडिकल हेल्प एंड प्रेयर. क्योंकि जो लोग रिलीजियस होते हैं, देखा गया है चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, क्योंकि कोई भी रिलीजन सुसाइड को प्रमोट नहीं करता है. हर रिलीजन ये बोलता है सुसाइड एंड होमिसाइड दोनों ही बहुत बहुत बड़े पाप है. तो वी शुड प्रे, वी शुड सिट इन द साइलेंस. क्योंकि कई बार जब हमें किसी भी चीज का आंसर नहीं मिल रहा होता है, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमें इंस्टेंटली उस चीज का आंसर मिल जाता है. एंड सोशल ग्रुप. जब हम लोग, बिकॉज ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, जब हम लोग सोशल ग्रुप के अंदर रहते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम सोसाइटी के बारे में सोचे. और अगर सोचते भी हैं तो कोई और हमें उसका अल्टरनेटिव वो दे देता है, तो वी फियर्ड अबाउट दैट.
देन वी हैव टू प्ले द गेम। एक हमारे साइकोलॉजी के अंदर थ्योरी है कि ये तो बहुत सही है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए बाहर कुछ अच्छा चल रहा है, गेम ही चल रहा है, लेकिन मेरा मन उदास है, लेकिन अगर मैं उस गेम को खेलने लग जाऊं तो मेरा उदास मन भी खुश हो जाएगा। जिस तरह से नहीं होता कि अगर बाहर कुछ गड़बड़ होता है तो मेरा मन उदास हो जाता है, उसी तरीके से अगर बाहर कुछ अच्छा हो रहा है और अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं तो जो मेरा गड़बड़ मन है वो भी सही हो जाएगा। तो कई बार हम लोग जब आउटसाइड फोकस करते हैं तो इनसाइड ऑटोमेटिकली हमारा ठीक हो जाता है। नो डाउट हमें इनसाइड फोकस करना चाहिए, इनसाइड से हमें ठीक होना है, अल्टीमेट एम तो यही है। लेकिन कई बार आउटसाइड फोकस करने पे भी इनसाइड से हमारा ठीक हो जाता है। तो वी हैव टू, मतलब हमें शुरुआत जो है वो एक्सटर्नल से करनी पड़ती है। जैसे कि जस्ट एंगेज योरसेल्फ टू गेम्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज, योगा, आसन, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप्स, एरोबिक्स के अंदर हम लोग कर रहे हैं, या फिर जैसे प्रेयर, चैंटिंग, कुछ अफर्मेशंस जो दिए जाते हैं, मेडिटेशन, दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट। देन द एम ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज द सेल्फ एम्पावरमेंट। अपने आप को आपको एम्पावर करना है किसी भी तरह से, एंड द अवेयरनेस। एंड देन मैंने बताया है कि डिपेंड ऑन द थॉट पैटर्न, अगर आप इन सब चीजों को करने के बावजूद अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो, एंड इफ अगर आप फैमिली मेंबर भी है हमारा और हम तो ये सब कुछ करवा के देख चुके हैं, वो तो इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। कई बार फैमिली मेंबर्स ये भी बोलते हैं, हमने बहुत बोला कि तू जाके बाहर बाहर घूमने निकल, लोगों से बात कर, मिल, ये खा ले, वो खा ले, काजू खा ले, बादाम खा ले, बट ही इज नॉट रेडी। वो तो सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, अपने रूम में पड़े जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। देन व्हाट टू डू नाउ? देन वी हैव टू टेक द मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प। कई बार क्योंकि बच्चा बोल ही नहीं पाता है, तो वी हैव टू टेक द मेंटल प्रोफेशनल हेल्प, एंड डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी वी हैव टू डिसाइड, लेट द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल विल डिसाइड कि उसको मेडिकेशन चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, साइकोथेरेपी चाहिए, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज एंड द काउंसलिंग। जब लग रहा है कि नहीं बात अब यार ये जो पानी है वो सर के ऊपर से निकल गया है, अब ये हमसे कंट्रोल नहीं होगा, ये थॉट तो मैंने बहुत, मतलब कई लिटरली ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे मन में ये सब विचार ना आए, मैं ये सब ना सोचूं, पर मैं अपने आप को हटा ही नहीं पाता हूँ, ये थॉट रेगुलरली मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं तो बहुत ट्राई करता हूँ कि मुझे नींद आ जाए, बस आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए और मैं इन सबसे छूट जाऊं, बट मैं नहीं निकल पा रहा, मैं क्या करूं? then this is the time where you have to seek the medical professional help and don't hesitate this, क्योंकि अगर आपने नहीं ली तो आपकी इतनी जो प्रीशियस लाइफ है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% चांस है कि आपका हो जाएगा, बट दे आर चांसेस, so why to take the chance? गायत्री मैम, एक क्वेश्चन यहाँ मैं पूछना चाहूंगी। आप जैसे कह रहे हैं कि प्रोफेशनल हेल्प लें क्लाइंट्स जिनको भी इस तरह के थॉट्स हों, तो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर किनको अप्रोच करना चाहिए और इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है, अगर आप थोड़ा सा बता देंगे मूवी पार्टिसिपेंट्स को तो। बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो पहले साइकियाट्रिस्ट के पास आता है जी। साइकियाट्रिस्ट उसको पूरा जज करता है, मतलब पूरा की पूरा उसका आइडेंटिफाई करता है, उसके वार्निंग साइंस, एंड उसके आधार पे कि ही नीड्स द मेडिकेशन और द मेडिटेशन और द काउंसलिंग। और अगर वो किसी साइकियाट्रिस्ट बेसिकली डील्स विद द फार्माकोथेरेपी, मतलब वो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन देते हैं और जरूरत होती है तो वो काउंसलिंग के लिए रेफर करते हैं, मतलब कि whether the patient needs the counseling, टॉक थेरेपी जिसे हम लोग बोलते हैं। कि कई बार ये होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं मेडिसिन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर इससे कोई बात करके समझा भी देना तो भी ये ठीक हो जाएगा। तो काउंसलिंग का मतलब होता है कि बातें बातें करके वो उसको समझा दे, जिसको हम बोलते हैं ना काउंसलिंग कर दो इसको थोड़ा, कि जस्ट लाइक कि मुझे कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वी नीड टू टॉक टू अदर्स। तो कई बार हमें कोई मिलता नहीं है कि हम किसके पास जाए बात करने के लिए, देन वी गो टू द काउंसलर एंड उनके पास हम लोग रखते हैं, एंड बेसिकली वो हमारे सामने ऑप्शंस रखते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एंड देन वी हैव टू डिसाइड। एंड द साइकोलॉजिस्ट भी काउंसलर्स की तरह ही होते हैं, दे आइडेंटिफाई द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, एंड उनके सामने भी वो जो भी पर्सन होता है वो उनके सामने भी बात करता है, वो अपनी बात को रखता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजी ऑफ दैट पर्सन, बाय अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल स्टेट, वो उसके सामने ऑप्शंस रखता है।
एंड अकॉर्डिंगली वो उसको रिस्पॉन्स करता है। जी जी, मतलब अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो वो साइकियाट्रिस्ट ही दे सकते हैं, बट बहुत से लोगों को शायद जिन्हें भी मेंटल हेल्थ इशू होती होगी, दवाई के साथ साथ जो उनको टॉक थेरेपी, अगर हम सिंपल बात में कहें, या समझाने का तरीका जिससे वो समझें, या ऐसा भी कह सकते हैं गायत्री मैम की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के पीछे मेन रीजन एक थॉट प्रोसेस भी होता होगा, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हैं वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को सही करने में हेल्प करते हैं, और नेगेटिव थॉट प्रोसेस से जो बॉडी में केमिकल लोचा हो गया है हाँ जी उसको ठीक करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी जी, प्लीज मैम। कई बार जैसे ईसीटी एक थेरेपी होती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, लोगों को इसको लेकर बहुत ज्यादा स्टिग्मा है दिमाग के अंदर की यार शॉक वॉक लगाते हैं, एंड इसके लेके मीडिया ने भी बहुत गलत भ्रम वो किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं। काफी लोग मुझसे आके बोलते हैं कि ईसीटी मैडम इसका मतलब तो फिर तो ये कभी सोच ही नहीं पाएगा, इसके तो सोचने की याददाश्त चली जाएगी, या ये क्या पागल हो गया है, आप क्या करना चाह रहे हो। एंड ईसीटी इज अ वेरी वेरी गुड थेरेपी, मतलब जिसका इतना मतलब मेडिसिन के तो फिर भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं और उनको वर्क करने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, बट ईसीटी से एकदम इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। ऐसा क्या? पर वही आप जो कह रही हैं, मूवीज में तो हमने ऐसा नहीं देखा है मैम। हाँ जी हाँ जी, मूवीज के अंदर वो दिखाते हैं, और मूवीज एंड मीडिया, वही मैं बोल रही हूँ, मीडिया का काफी रोल है। मीडिया ने उसका बहुत ज्यादा वो गलत इम्पैक्ट डाला हुआ है कि अगर किसी को ईसीटी लग रही है मतलब उसका दिमाग खराब हो गया है, एंड देन वो उसकी याददाश्त चली गई, एंड वो कभी भी अच्छे से सोच समझ नहीं पा रहा है। अगर तो प्रॉपर साइंस को रिकॉग्नाइज करके प्रॉपर डायग्नोसिस बना के अगर सही पेशेंट को ईसीटी दिया जाए तो उसके बहुत इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, और बहुत बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट आते हैं। क्योंकि ईसीटी बेसिकली वो शॉक देके हम लोग वो मेमोरी ही पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं, वो जो पर्टिकुलर फॉल्टी मेमोरी होती है जिसके कारण से वो, जैसे एक केस अभी मेरे पास रिसेंटली आया था, आई वुड मैं नाम नहीं लूंगी, बस मैं ऐसे ही बताती हूँ। द गर्ल, उसकी शादी होनी थी, तो उसके मम्मी पापा से मतलब सेम सिटी के अंदर ही उन्होंने शादी की थी, तो शादी के लिए तैयारी भी हो गई, सब कुछ हो गया, एंड जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन उन लोगों के बीच में कुछ बहस हुई, कुछ तो मे बी डॉरी को लेकर बहस हुई होगी या किसी भी रीजन से बहस हुई होगी, एंड बारात वापस चली गई। दिस इज द रियल स्टोरी, मेरे घर के दो उसमें ही रहते हैं, एंड वो वापस चली गई, एंड वो चले गए, लेकिन वो लेडी को जो लड़की थी उसको उस चीज का इतना ज्यादा सदमा बैठ गया कि वो अभी भी बोलती है नहीं मेरी तो डोली जानी है, मेरे को तो वहां जाना है, वो बार बार वहीं 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 जाती है। उसको 1000 बार समझा लिया कि नहीं आपकी शादी नहीं हुई है, वो अभी भी बोलती है नहीं वो मेरे पति हैं, मैं मुझे मेरे घर पे नहीं रहना है, मुझे वहां जाना है। दिखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, नॉर्मल बात करेगी, नॉर्मल सब कुछ है, लेकिन वो उस चीज के लिए वहीं जाती है, वहीं बार बार बस सुबह उठेगी, फिर से बस स्टैंड पहुंच जाएगी कि नहीं आप मुझे मेरे ससुराल छोड़ के आइए, मेरी तो शादी हो चुकी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मतलब दैट फॉल्टी मेमोरी रिपीटेडली उसको वो घुमा फिरा के वो उसी बात पे आ जाती है कि, और इस बात पे वो लड़ भी जाती है अपने मम्मी पापा से, नहीं मेरी शादी हुई है, आप प्लीज मुझे वहां पे छोड़ के आइए, आप मुझे यहाँ पे नहीं रखिए। तो उस केसेस में जब हमने ईसीटी को ट्राई किया तो एकदम से वो फॉल्टी मेमोरी गई, एंड सडन इम्प्रूवमेंट आया उसके अंदर। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और मेरे पास केस आया था ड्यूरिंग माय रेसिडेंसी, मतलब क्योंकि ईसीटी के लिए जैसे आपके दिमाग में भ्रम है, जाहिर सी बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम रेसिडेंसी करने गई थी मेरे दिमाग में बहुत भ्रम था। हमारे वहां पे जब ईसीटी लगाई जाती थी तो मैं भी बहुत डरती थी, मैं भी बहुत कोशिश करती थी कि पेशेंट ईसीटी पे ना जाए, पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए। बट जब हमने ईसीटी का सामने इम्प्रूवमेंट देखा कि इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, देन वी स्टार्टेड टू फेवर इट। मतलब प्रैक्टिकली हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, तब हम इसको फेवर करने लगे, वरना तो जैसे आप लोगों के दिमाग में वैसे ही हमारे भी दिमाग में था, नहीं नहीं ईसीटी तो नहीं देनी चाहिए, इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर किसी इंसान को कैसे किया जा सकता है। तो वो पर्सन, वो जो लेडी थी वो बहुत चीखें मार रही थी, बहुत ज्यादा वो कर रही थी, एंड देन आई पुट हर ऑन ईसीटी। सेकेंड थर्ड डे के अंदर वो सबको आइडेंटिफाई करने लगी, सबसे अच्छे से वो करने लगा, एंड फिफ्थ डे उसका डिस्चार्ज भी हो गया।
एंड एक और केस मेरे पास, ये तो जिसको मैंने खुद ही डाला था ईसीटी के अंदर, एक केस था जिससे मेरा बिलीफ बढ़ा, वो केस मैं आपको सुनाती हूँ। एक मेरा सेकंड थर्ड ही रेजिडेंसी का था, एक केस आया था जिसके अंदर टीचर था, टीचर का एग्जाम तो उसका नहीं निकला था, तो उससे कोई भी बात करो वो एक ही लाइन बोलता था, टेट का एग्जाम मुझे देना है, टेट का एडमिट कार्ड अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, वहां से निकाल के ला दो, मुझे 2 नंबर की रेड बस पकड़नी है और वहां पे मुझे जाना है, 9 बजे पहुंचना है। अब कुछ भी बोलो आप उससे, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आप कहाँ से आए हो, टेट का वो एडमिट कार्ड रखा हुआ है वहां के अंदर, अलमीरा के अंदर रखा हुआ है, उसका एग्जाम है, मुझे वहां पे जाना है, रेड नंबर 2 बस पे। कुछ भी बोलो वो रिपीटेडली यही बोलेगा। एंड व्हेन वी पुट हिम ऑन ईसीटी, वो एकदम ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ उसके अंदर। तो जो एक बात कई बार होता है ना, जैसे आपने काफी लोगों ने ना कहो ना प्यारे मूवी देखी होगी, बहुत पहले आई थी, आई थिंक 2000 में मूवी आई थी, ये कहो ना प्यारे मूवी आई थी एक, उसके अंदर जो ऋतिक रोशन था उसका नाम रोहित था, उसका एक भाई था छोटा, वो एकदम कैटाटोनिक स्टेट में चला गया था। अगर किसी ने देखी हो तो देखना, एक छोटा भाई था वो, मतलब जैसे बुत्त नहीं बन जाते कॉमा टाइप का, ना वो बोल रहा है ना किसी से बात कर रहा है, एकदम स्टेगनेंट सा हो जाता है। तो उस केस के अंदर अगर आप ईसीटी, उसको हम लोग मेडिकल भाषा में कैटाटोनिक स्टेट बोलते हैं, तो उसके अंदर ईसीटी के बहुत बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट, एंड बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसके अंदर जहाँ मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है, ईसीटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एनी अदर क्वेरी? नहीं प्लीज मैम बताइए। अभी तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मतलब काफी लोगों को आज पता चला होगा, क्योंकि आपने हाँ अपने जी, एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि आपने सामने देखे हैं पेशेंट्स ठीक हाँ होते जी, मैं तो खुद बहुत डरती थी ईसीटी के जी। नाम पे, क्योंकि शुरू से ही था ये ईसीटी का स्टिग्मा। आई थिंक हर एक इंसान को ही रहता है ये स्टिग्मा, लेकिन जब वो सामने रिजल्ट देखने लगता है तभी उसको समझ आता है नहीं, दिस इज रियली ए गुड थेरेपी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जी हेलो, हाँ जी, आई एम ऑडिबल? जी मैम जी। हाँ ओके जी, हाँ थैंक बिल्कुल मैम बताइए। यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे व्हाई काउंसलर हेल्प इज नीडेड। फार्माकोथेरेपी हो गया मेडिसिन के लिए। कई बार लोग पूछते हैं ठीक है चलो मेडिसिन तो हम खा रहे हैं ना, तो अब काउंसलिंग की क्या जरूरत है, इतने सेशन, इतनी बार आना जाना, घंटा घंटा लगाना है, क्यों बात करना है, क्यों वो करना है, मेडिसिन तो खा रहा है, सो रहा है, वो ठीक है। कई बार देखा गया है कि मेडिसिन इंसान खा रहा है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट तो आता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो थिंकिंग पैटर्न है हम उसको चेंज करें। जो उसका मेन जो सेल्फ एम्पावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान अपना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहा है मीन्स वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो टू मेक हिम द सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ अवेयरनेस, उसके लिए काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई ऑलवेज एडवाइज कि मतलब आप मेडिकेशन तो लो ही, लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन भी करो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड काउंसलिंग के आप कई टाइप की काउंसलिंग करते हैं, जैसे कई लोग पूछते भी हैं काउंसलिंग, मैम काउंसलिंग में क्या करेंगे, बात ही तो करेंगे, हम ही बात कर लेंगे। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कई बार हम लोग बात करते हैं लेकिन हम इतना डिटैच होकर उस टाइप से बात नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो घर में भी वही लोग होते हैं, बाहर भी होते हैं। अगर हम लोग टीचर की ही बात करें तो सेम टीचर क्लास के अंदर 50 बच्चों को संभाल लेती है, पर घर में आके उससे उसके ही 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। या डॉक्टर दिन भर में 100 की ओपीडी देख रहा है, लेकिन जब उसका खुद का बच्चा बीमार होता है तो वो एक में परेशान हो जाता है। व्हाई दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो 50 स्कूल में हो सकता है 50-100 बच्चों को भी पढ़ा रहा है, लेकिन घर में वो अपने 2 बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। ऐसे ही डॉक्टर 100 को देख रहा है वहां पे, और यहाँ पे अपना एक बच्चा उससे ठीक नहीं हो रहा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो वहां पे डिटैच्ड है और यहाँ पे वो अटैच्ड है। तो एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके, डिटैच्ड वो होके काउंसलिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है।
एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे के अंदर जो काउंसलिंग होती है उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है कि मतलब ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके पूरे थॉट पैटर्न्स को चेंज करें. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ थेरेपी, देयर इज साइकोएनालिसिस, हिप्नोथेरेपी, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से उसके थॉट को ही डिलीट करते हैं. एंड देयर इज सीबीटी, रिप्लेसिंग बिहेवियर थेरेपी. एंड अगर उसको किसी उसमें प्लानिंग में प्रॉब्लम है तो प्लानिंग एंड स्किल डेवलपमेंट थेरेपी, स्पिरिचुअल काउंसलिंग इज देयर. कई बार लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी होती है, उसके अंदर उसको लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, तो उसकी भी काफी सारी थेरेपीज होती हैं. कई बार रिसोर्स मैनेजमेंट कंफ्यूजन होते हैं, तो उन सब के लिए थेरेपी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दिस क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ऑफ कार्ल रोजर्स, ये आपको काउंसलर ज्यादा अच्छे से बताएंगे. देन देयर इज डीबीटी, समथिंग उसके अंदर बताया जाता है कि मतलब हाउ टू डिस्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर है तो कैसे उसको टॉलरेट करें, एंड हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस एंड माइंडफुल तरीके से इफेक्टिवली आप उस प्रॉब्लम से कैसे डील करें. तो इन सब के लिए थेरेपीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केम कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है ये प्रॉब्लम है, हाउ कैन आई हेल्प देम. एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फैमिली मेंबर, मैं उससे कैसे समझाऊं, मैं उससे कैसे बात करूं. मुझे लगता है कि यार ये प्रॉब्लम में है, मैं उसको क्या करूं, मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. कई सारे जैसे पेशेंट आते हैं तो उनके साथ फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, वो भी पूछते हैं कि हमारा क्या रोल हो सकता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, डायरेक्ट ओपनली उनसे बात कीजिए. आप जैसे पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने शुरुआत में किया था कि सुसाइड के बारे में बात करें क्या. हाँ जी, बिल्कुल बात करनी है. तेरे अंदर ये विचार तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं. वी हैव टू टॉक ओपनली, क्योंकि देखा गया है 90% ऑफ द केसेस में जो भी प्रॉब्लम होती है ना उनका सोल्यूशन फैमिली मेंबर के पास ही होता है. बट सेम 90% ऑफ केसेस में कोई भी इंसान उन फैमिली मेंबर से बात नहीं करना चाहता, वो किसी और से उस बारे में बात करता है. क्यों? क्योंकि वो इंसान उससे इतना ज्यादा अटैच है कि हमें लगता है अगर हमने इनको बताया, जैसे हम, मेरे पास तो डेली ही ऐसा होता है जो सब्सटेंस अब्यूज के केसेस आते हैं. अगर देखा जाए वो जिस परेशानी के कारण ये ले रहे हैं तो वो किसी ना किसी फैमिली प्रॉब्लम के कारण ही ले रहे हैं. तो और उसका सोल्यूशन भी फैमिली मेंबर के पास है, लेकिन वो कभी भी उनसे बात नहीं करना चाहेंगे. क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर मेरे मम्मी पापा को पता लगा कि मैं ये ले रहा हूँ तो वो इतने ज्यादा दर्द में चले जाएंगे, उनको लगेगा हाय तुमने मेरी सारी इज्जत गवा दी, मेरी रही क्या जाएगी. वो खुद इतने ज्यादा दर्द में चले जाएंगे कि वो दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हम उन्हें कभी भी नहीं बताते. ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा ही सिगरेट पी के आया, तो अगर वो फैमिली मेंबर को बताएगा तो सीधे क्या होगा, सीधे चांटा पड़ेगा उसे. और वहीं अगर काउंसलर को बताएगा तो वो क्या बोलेंगे, पी ली ना सिगरेट, कोई बात नहीं, आओ बात करते हैं. दिस इज द डिफरेंस. तो वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल एंड उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का वो दें. ठीक है, बच्चा है, वो पीयर प्रेशर के अंदर है, अगर एक बार ट्राई कर ली कोई बात नहीं. नो, व्हाट वी हैव टू डू, जो हो गया वो फुल स्टॉप. वैसे भी जो पास्ट हो गया उसको हम बदल नहीं कर सकते. पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक ऑफ दैट एंड गेट इन्वॉल्व. उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनको बात करने के लिए वो कीजिए. आजकल सोसाइटल केसेस इतने इसलिए भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सारी की सारी न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं. सब लोग अलग अलग रहते हैं. जैसे मैं पंजाब के अंदर रहती हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड है कनाडा जाने का. यहाँ पे बहुत, नो डाउट, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े घर हैं सबके, लेकिन घर के अंदर अगर देखा जाए अंदर तो रहेंगे फैमिली मेंबर 2-3, या तो घर बंद होगा. एंड मोस्ट ऑफ द मतलब पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो बाहर कनाडा में सेटल्ड हैं. ऐसा नहीं है वो कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन वहां भी उन्हें प्रॉब्लम है. और यहाँ फैमिली मेंबर्स कई सारे, जैसे जापान जो कंट्री है उसके अंदर तो पेरेंट्स को ले जाना ही अलाउड नहीं है. तो वहां तो, और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज के मैं ये एग्जांपल बता रही हूँ जिनके मम्मी पापा सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो मतलब 10 मंजिला बिल्डिंग है, या मतलब बहुत बड़ी बड़ी 2-3 एकड़ में बनी हुई उनकी हवेलियां भी पूरी की पूरी वीरान है, क्योंकि उनके अंदर बच्चे आना ही नहीं चाहते, वो वहीं सेटल है और वहीं वो जाना चाहते हैं. तो इस टाइप का जब ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ रहा है उससे भी सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है.
तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग बात करते रहें। दूरी प्लेस से आ रही है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग से आ रही है, मेंटली ना है हम लोगों के बीच में दूरियां, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेरीज यू वांट टू आस्क? नहीं मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। अच्छा, अभी आप हाँ जी, एनी अदर पर्सन हु वांट टू आस्क एनीथिंग? अगर हाँ जी आस्था पार्टिसिपेंट्स जी। का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ जी सार्थक सर। हेलो। हाँ जी। ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट हुआ था गायत्री बहन, हाँ जी। जो 2018 में पास हुआ था, तो उसकी वजह से कुछ ये कम हुआ है रेट जो है। और दूसरा क्वेश्चन था कि कौन से इसमें या रिच मिडिल या लोअर इनकम क्लास किसमें ज्यादा ये होता है? जो मेंटल हेल्थ एक्ट 2018 पास हुआ, उससे पहले जो था सुसाइड एक क्राइम माना जाता था। 2018 के बाद ये माना गया है कि सुसाइड इज नॉट ए क्राइम, इट्स ए मेंटल इलनेस एंड फॉर दैट वी नीड टू सीक द प्रोफेशनल हेल्प। अगर हम लोग ये बात करें कि सुसाइडल रेट कम हुई है या ज्यादा हुई है, उसके स्टैटिस्टिक के बारे में तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ इन 2-3 सालों में ये जरूर हुआ है कि ये मेंटल हेल्थ एक्ट पास करने के बाद इसका स्टिग्मा के बारे में लोग खुल के बात करने लगे हैं। पहले लोग इतना बात नहीं करते थे, अभी सेलिब्रिटीज भी आए, मीडिया भी आया है कि हाँ इस पे हमें बात करनी चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक। जैसे डिप्रेशन की थीम भी रखी गई थी, WHO 2019 की आई थिंक थीम थी, लेट्स टॉक टुगेदर डिप्रेशन के बारे में। तो इसके बारे में ये बहुत होने लगा है कि नहीं हमें इस पे बारे में बात करनी चाहिए एंड दिस इज अ सीरियस इशू, इसको कंसर्न में लेने लगे हैं। तो जो रिजल्ट्स हैं कि इससे कम हुआ है ज्यादा हुआ है, तो इसके लिए तो 2-3 साल बाद ही पता लगेगा अभी। और ये कौन से स्ट्रेटा में ज्यादा होता है, रिच मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास? जो देखा गया है, आमतौर पे देखा गया है कि लोअर मिडिल क्लास एंड द रिच क्लासेस में ज्यादा देखा गया है। एंड फिर ये तो क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे कि एक स्टोरी हमें हमेशा सिखाई जाती थी कि एक फैमिली थी, बहुत पुअर फैमिली थी, उसमें 3 बच्चे थे। तो जो पहला बच्चा था वो सोचता है कि मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, उसकी तो पूरी की पूरी हालत ही खराब है, मेरे घर की तो वैसे भी हालत खराब है, मेरी मम्मी भी काम करती है, पिताजी है नहीं, तो वो भी छोटी उम्र में ही काम करने में लग जाता है। जो सेकंड बच्चा जो होता है वो सोचता है कि मेरे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, ना तो मेरा बाप है, मेरी माँ और इनको भी कोई फुर्सत नहीं है, तो वो छोटी उम्र से ही दारू पीने लग जाता है। जो थर्ड बच्चा होता है वो सोचता है कि मेरी घर की हालत ठीक नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, तो मेरे को इसको ठीक करना है, किसी भी तरीके से ठीक करना है, और इसको ठीक करने का तरीका मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है और फाइनली वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है। तो देखा जाए तो तीनों का ही जो सिचुएशन थी वो तीनों के लिए सेम थी, बट स्टेट ऑफ माइंड तीनों की जो सोच थी वो डिफरेंट थी, इसलिए रिजल्ट तीनों के बिल्कुल डिफरेंट हो गए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्टेट ऑफ माइंड क्या है। बाकी सुसाइड हर क्लास के अंदर, हर सेक्स के अंदर, हर रिलीजन, हर जगह देखा गया है। ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है कि इस एथनिसिटी या इसके अंदर ये ज्यादा होता है या इसमें नहीं होता है। हाँ, बाकी ये है कि जो टीनेजर्स ग्रुप होता है, एडोलसेंट, वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होता है। जो ओल्ड एज होता है वो बहुत ज्यादा डेबिलिटेटिंग होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, उनको भी लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम भरी जिंदगी से अच्छा है, तो इसलिए ओल्ड एज में ये ज्यादा देखा गया ओके, थैंक यू। है। ओके। गायत्री मैम, सार्थक का भी जवाब दे हाँ जी हाँ जी, दीजिए। अगर सार्थक उन्हें पूछना चाह रहा। हेल्प करनी है लोगों को तो क्या पढ़ाई करें? ओके ओके, सार्थक बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हो।
आप अभी 6th क्लास के अंदर हो ना, 6th क्लास के बाद आपको अभी पहले 12th क्लास करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू मतलब आपको डिसाइड करना है आपको साइकियाट्रिस्ट बनना है, काउंसलर बनना है, कि आपको सोशल वर्कर बनना है। आप तीनों ही तरीके से हेल्प कर सकते हो। वैसे जब आपने हेल्प करने का सोच ही लिया तो आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो, बट प्रोफेशनली हेल्प करना है तो मेनली ये 3 तरीके होते हैं। जो अगर आपको साइकियाट्रिस्ट बनना है तो आपको 12th के बाद नीट एग्जाम जो होता है वो आपको देना पड़ेगा। नीट से आप डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस करोगे, देन उसके बाद इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो मैंने किया हुआ है साइकियाट्री के अंदर। अगर आपको काउंसलिंग के लिए करना है तो आप ग्रेजुएशन करोगे, देन काउंसलिंग के बहुत सारे ग्रुप, एमए साइकोलॉजी करके होता है वो आपको करना पड़ेगा। देन एमफिल, अभी जो न्यू एजुकेशन रूल लॉन्च हुआ है उसमें शायद एमफिल साइकोलॉजी हटा दी है, तो आपको वो करना पड़ेगा, एमए साइकोलॉजी। एंड आपको अगर काउंसलिंग का करना है तो स्पिरिचुअल काउंसलिंग के भी और बहुत सारे काउंसलिंग के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हो। देन अगर आपको साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर की तरह करना है तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, देन यू कैन गो फॉर दैट कोर्सेज। मतलब घूम फिर के किसी भी कोर्स करने के लिए आपको पहले 12th तक आना पड़ेगा। आई थिंक सार्थक का डाउट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आपने उसे सारे फील्ड्स बता दिए, सोशल वर्क भी कर सकता है, साइकियाट्रिस्ट भी बन सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी, काउंसलर भी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं सार्थक बेटे को। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती थी, जो एंजाइटी होती है और पैनिक होती है, इनकी शुरुआत कैसे होती है? मतलब जो मेरे को लगता है कि कम्पिटिटिव लाइफ, जैसे हम लोग जब कोटा जाते हैं तब हम लोग के ऊपर ऐसा प्रेशर टाइप का होता है कि हमें भी आगे बढ़ना है, हम छोटे शहर से हैं, हमको मतलब हम उन बच्चों को compete नहीं कर पाते और फिर वो डिप्रेशन जैसा क्यों मतलब होता है? थोड़ा सा मेरा कुछ ऐसा डाउट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि मैंने भी ये फेस किया हुआ है। मैं भी जब 11th-12th में थी या 12th के बाद मैं भी कोटा गई थी, तो दिस इज वेरी कॉमन। मतलब जब हम कोटा, यूजुअली क्या होता है, जब हम हमारी सिटी के अंदर होते हैं तब हम हमारे वहाँ के टॉपर होते हैं या हम लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो जब हम एकदम से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में चले जाते हैं और हम यूजुअली वहाँ पे एक ही चीज सिखाई जाती है, बस करो या मरो, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। वहाँ एक ही लाइन होती है, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, आपको अच्छा करना ही करना है, करना ही करना है। तो जब हम अपने आप को उतना बेटर फील नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, कुएं में तो मेंढक को भी लगता है कि पूरी दुनिया है, लेकिन उसी मेंढक को जब नदी में छोड़ दिया जाता है तब उसको लगता है मुझे तो तैरना ही नहीं आता। वही हाल हो जाता है जब तक हम स्कूल लेवल पे रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो बेस्ट पढ़ते हैं, हमें सब कुछ आता है। लेकिन जब हमें कोटा में जाया जाता है, हम जैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अपनी ही कैपेबिलिटीज पे डाउट होने लग जाता है। ऐसे में हमारे अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी आ जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम उतना कर नहीं पाते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे ये जो सिखाया जाता है ना, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन, हमारा किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है। हमें दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, हमें खुद से कॉम्पीट करना है। वी ऑलवेज हैव टू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ अवर सेल्फ। हमें खुद से कॉम्पीट करके खुद से बेटर करना है। और एंजाइटी हमें तब होती है जब हमें, आजकल के मतलब बच्चों का तो ठीक है, मम्मी पापा का भी रहता है कि बेटा तेरे कितने मार्क्स है, मान लो 80, अच्छा ठीक है तेरे 80 है, बगल वाले के कितने आए, तेरी फ्रेंड के कितने आए। अगर उसने बोल दिया कि मेरी फ्रेंड के 85 आए, तब तो तेरे 80 क्यों आए। और अगर उसने बोल दिया कि उसके 75 आए, तब तेरे ठीक है। भले ही वो एग्जाम के अंदर हमारे 90 भी आ सकते थे, लेकिन क्योंकि बगल वाले के 85 आए इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें अगल बगल से कॉम्पीट नहीं करना है, हमें हमेशा अपने उस पर देखना है। जैसे हम लोग जब वहां पे थे तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, नो डाउट कट ऑफ तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर भी जैसे मेरे टाइम पे मैं ये सोचती थी, अभी तो क्राइटेरिया पूरा चेंज हो गया, अभी सब कुछ चेंज हो गया है। मेरे टाइम पे जो नीट चलता था, एमपीपीएमटी करके भी होता था, तो उसके अंदर हमारा ये रहता था कि अगर 85% के अबव आएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मुझे उस स्टेज पे आना है, अगल बगल उसको नहीं देखना है, मुझे अपने आप से बेटर करना है। मेरी अगर मान लो इस टेस्ट के अंदर 10 मिस्टेक्स हुई है, तो नेक्स्ट टाइम पे 5 होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम पे 4 होनी चाहिए। मुझे अपने आप से कॉम्पीट करना है, ना कि मुझे अगल बगल। जब जब भी हम अगल बगल में देखेंगे तो हमें दिक्कत होगी, तब तब हमें एंजाइटी होगी। रेस का एक सबसे बड़ा नियम होता है
कि जब आप भाग रहे हो आपको अगल बगल नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपनी डायरेक्शन में देखना है। एंड इसका एक और अच्छा तरीका होता है, आप कॉपरेट करते हुए पढ़िए, क्योंकि जब आप कॉपरेट करते हुए आप तब लोग ग्रुप बना के जब स्टडी करते हैं तो आपकी एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम ना करें ना करें ना करें, लेकिन जब अकेले रहते हैं तो ज्यादा वो होती है, लेकिन जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो उसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। एनी अदर क्वेरी? थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया आपने गायत्री मैम। ये भी मतलब 2 वैल्यूज भी बच्चों ने सीखी और हम सब ने इनफैक्ट कि हम, और अगर हम सबके वॉइस इज नॉट क्लियर। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? किसी पार्टिसिपेंट को कुछ पूछना है गायत्री मैम से? आई थिंक मैम आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऑलमोस्ट हर किसी का सारे डाउट्स क्लियर हो गए और काफी कुछ सीखने को मिला। आई होप इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और सुना वो आगे चलकर और भी बहुत लोगों को हेल्प करेंगे विद द नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड। और बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आपने दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये जो बॉल का उदाहरण दिया कि हम जो बॉल्स चली गई हैं अगर उनको देखते रहेंगे तो आने वाली बॉल्स को हम सही से नहीं खेल पाएंगे। और ये भी हम ध्यान रखें कि अलग अलग फूल होंगे तभी बगीचे की सुंदरता ज्यादा अच्छे से रहेगी। एंड दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। शायद बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा कि वो फार्मा कंपनी का ओनर बन गए। सो ये भी एक कंपटीशन नहीं रहा कि मैं तो 10th आ गया और वो फर्स्ट आ गया। एंड दिस इज वेरी ट्रू। जो आपने शायद देखा है ये एग्जांपल? देखा है, मेरे साथ हुआ है। हमने इतनी मुश्किल से वो किया एंड ही, मतलब मेरा ही दोस्त फार्मा कंपनी का ओनर बन गया। वी आर अंडर हिम। चलिए तो बहुत लाइफ अच्छा है। मतलब नहीं पता पड़ता कि कब कौन कहाँ चला जाएगा। हम लोग छोटी छोटी बातों में वो उलझे रहते हैं, आगे तक लाइफ इज वेरी वेरी वास्ट। मुझे लगता है जितने पेरेंट्स भी अटेंड कर रहे होंगे ना गायत्री मैम, वो भी सब बहुत मोटिवेट हो जाएंगे कि चलो बढ़िया है, मेरा बच्चा जो कर रहा है वो बहुत अच्छा मैं लास्ट तो में यही कहना चाहूंगी। हाँ जी। और ये पेरेंट्स की बात आई तो एक और चीज जो आपने कहा कि बच्चा अगर सिगरेट काउंसलर बताता है तो काउंसलर बात नहीं कि पेरेंट्स की बात हुई तो ये और बहुत अच्छा एग्जांपल था कि पेरेंट्स बच्चों को कहेंगे, काउंसलर कहेगा कि अच्छा तूने सिगरेट पी ली, कोई बात नहीं, चल अब बात करते हैं कैसे कर रही थी। टू सम एक्सटेंट आई थिंक दैट आल्सो हेल्प कि हम बात सुने और उन्हें जज नहीं करें। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन जजमेंटल। मतलब यही कि हम जहाँ सुन रहे हैं हम सिर्फ सुन रहे हैं। यस। कुछ फिर तो अगर आप देखें पिछले जितने भी काउंसलर्स और जितने भी प्रोफेशनल हेल्प पे 20-30 साल में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है। पहले तो होता ही नहीं था, पहले जॉइंट फैमिलीज के अंदर कब इशू सॉल्व हो जाते थे पता ही नहीं पड़ता था। अभी ये बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। तो मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि एवरी लाइफ इज प्रीशियस। और हर आज भी एक न्यू बॉर्न आ रहा है, हर न्यू बॉर्न जो आता है वो हमें ये बताता है कि लाइफ अभी भी बहुत बहुत जीने लायक है, लाइफ अभी भी बहुत बहुत खूबसूरत है। और भगवान अभी भी हमसे इतना रुष्ट नहीं है कि हम अपनी जिंदगी खत्म कर लें। लाइफ ऑलवेज हैज ए पर्पस एंड वी हैव टू लिव हैप्पीली, एंजॉयफुली। एंड मतलब एक स्टोरी जो हम हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मतलब मान लीजिए एक बच्चा 7th फ्लोर बिल्डिंग के ऊपर है और वो नीचे देख रहा है कि एक बहुत सुंदर खेल चल रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स से क्या बोलेगा कि मुझे भी नीचे खेलने जाना है। लेकिन उसके पेरेंट्स बोलते हैं तो अंदर ही खेल ले, तेरे पास तो अंदर ही बहुत सारी गेम्स है, तेरे को नीचे जाने की क्या जरूरत है। पर वो बच्चा नहीं मानता, वो बोलता है कि नहीं मुझे तो नीचे ही जाना है। और वो नीचे आता है, वो गेम खेलता है, शुरू में उसे बहुत मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर आ जाता है उसके अंदर, थोड़ी थोड़ी चीटिंग भी होने लगती है, थोड़ा वो गंदा भी हो जाता है, थोड़ा थक भी जाता है, भूख भी लगने लगती है। फाइनली वो बोलता है कि मुझे आकर लेके जाओ अपने मम्मी पापा से।
मम्मी पापा आते हैं, उसे धुलाते पिलाते नहलाते पूरा वो करते हैं, नेक्स्ट डे सुला देते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो फिर तैयार होता है और फिर से वो क्या बोलता है, मुझे फिर जाना है खेलने। ये लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है। हम लोग जब इस सृष्टि के अंदर आते हैं तो दिस लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बस हम इसके अंदर वो उसके अंदर खो जाते हैं। छोटी छोटी समस्याओं के अंदर हमें ऐसा लगने लगता है कि लाइफ हैज नो मीनिंग, बट लाइफ ऑलवेज हैज द मीनिंग, एंड हमें नहीं पता किस बॉल पे हमारा छक्का लग जाएगा। तो इसलिए कम से कम हमें हटना नहीं चाहिए। जैसे नहीं होता है छोटे बच्चों का सबसे ज्यादा क्या होता है, नहीं मुझे और खेलना है, मुझे और खेलना है, कोई बात नहीं इस पे नहीं लगा, और खेलना है और खेलना है, बस ऐसे ही हमें भी डटे रहना है। कोई बात नहीं, ये बॉल चली गई तो क्या हुआ, नेक्स्ट बॉल आ रही है उस पर मारूंगा, वो चली गई तो क्या हुआ, नेक्स्ट बॉल नेक्स्ट बॉल नेक्स्ट बॉल। जब तक आप हटोगे नहीं बॉल अनलिमिटेडली आती ही जाएंगी। बस फोकस सिर्फ इतना करना है, जो चली गई उनको छोड़ना है, जो नहीं आ रही है उन पे करना है। ओके चलिए। Dr. Gayatri, there's a last question from Kalpana madam. She is asking कि कौन से ऐसे बच्चों में हार्मोन्स होते हैं जो उनकी सोच टुवर्ड्स सुसाइड होने ले जाती है। हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो जो टीनेजर्स ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो टीनेजर्स ग्रुप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है हमारा, देन एंड फीमेल्स के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन को तो रहता ही है। देन हमारा जो इधर डोपामिन सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन लेवल होते हैं उनके अंदर भी अल्टरेशन के कारण ये होता है। एंड दिस इज अ बिग पॉइंट ऑफ रिसर्च जिसके अंदर मतलब पूरा ये चल ही रहा है, एंड इसके बेसिस पे कई सारे टेस्ट भी आए हैं। नोवाडेज एक सीआरपी करके टेस्ट भी आया है, क्योंकि जब भी हमारे मन में इस टाइप के थॉट्स आते हैं तो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, तो उसको भी टेस्ट करने के लिए मतलब न्यू रिसर्चेस अभी आ ही रही है इसके ऊपर, बिकॉज साइकेट्री इज वेरी न्यूनेटल ब्रांच, अभी आई है, अभी 50-60 साल से पहले नहीं थी, तो डेली इस पे रिसर्चेस अभी चल ही रही हैं। कल्पना मैडम, होप योर क्वेरी इज आंसर्ड। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यूजुअली हम बोलते हैं सेरोटोनिन लेवल कम होने के कारण सुसाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या डोपामिन लेवल जब इंक्रीज होता है तब भी सुसाइड लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ जी, any other query? Shall we end the session then? या मुझे लग रहा है अभी किसी को कोई क्वेरी नहीं है, आपने सबको सेटिस्फाई कर दिया है। So I think now we can end the session. What do you say, Thank you. Pooja sister? Thank you so much, Ben. Thank you, Dr. Gayatri. I think Thank you जी। पूजा जी का पीसी हैंग हो गया है या नेटवर्क इश्यू लग रहा है। Okay, no problem. Should I leave? Yeah, thank you so much. Okay जी, thank you so much. It's really a wonderful session. Thank you जी। Thank you once again. Thank you. Thank you to all the participants. Thank you, Sister Pooja. Thank you जी, स्पेशली बच्चों को जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया। हाँ Thank जी। you so much. हाँ, thank you. Bye. Okay.